अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी। उन्होंने हमारी खसूसी दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर हर लम्हा सियासी गहमा गहमी तो जारी है और सियासी गहमा गहमी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत लीडिंग रोल में है। कभी हम देखते हैं कि वह हुकूमती इत्तेहाद में है और कभी ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी माइंड मेकिंग कर ली है कि अब सियासी तौर के ऊपर हुकूमत से राहें जुदा की जाएं, चूँकि इलेक्शन भी तो कंटेस्ट करना है, चूँकि आम इंतखाबात की एक अब राह हमवार हो चुकी है और इतलात यही आ रही हैं कि रवां साल इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है। बिलखसूस सैलाब मुतासिरीन के मसाइल को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उनको पूरा किया जा सके। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि सियासी गहमा गहमी के अंदर साजिद हुसैन तूरी साहब किस निगाह से मामलात को देखते हैं और उसके साथ जो उनकी वजारत है जिसका वो कलमदान संभाले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल वजारत है और गुज़श्ता एक साल के दौरान बहुत से ऐसे उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो शायद अभी तक कुछ तफसीलात उसकी मंजर आम पर नहीं आई और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको जानने के बाद मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वो ऐसे पाकिस्तानी जो अपना रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तौर के ऊपर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। तो साजिद खान तूरी साहब से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे मौके हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तानी अपना ना सिर्फ मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं बल्कि इंसानी स्मगलर से भी बच सकते हैं। तो इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर, इशूज़ के ऊपर बात करेंगे हम साजिद तूरी साहब के साथ। तूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपके साथ हम सियासी लिहाज से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं जान लूँगा कुछ रोज़ कबल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो यूनान जाते हुए एक कश्ती डूबी, उसके अंदर अगरचे 750 मजबूरी तौर पर लोग सवाल थे लेकिन एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी थी और एक पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक एक लम्हा है, यौम सोग भी मनाया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक जो हुकूमत ने इनिशिएटिव लिए, क्या क्रैक डाउन हुए हैं और आपने भी कुछ ना कुछ तहकीकात की होंगी, आपको भी अपडेट किया गया होगा, ये क्यों लोग मजबूर होकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं यूरोप जाने के लिए, बिलखसूस यूनान जाने के लिए? जी सर। भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह है ना कि एक तो हमारे मुल्क में जो है ना लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है जी। उसमें मेन चीज़ है ना कि जिस तरह जब से हमने मतलब है कि कैबिनेट में मैं आया हूँ उसके बाद जो मैंने देखा है जी कि हमने मतलब फ्यूचर के लिए जो हमारे 65% यूथ है उनके लिए क्या करना है, तो उस हवाले से हमने बहुत सारे मतलब पहले भी एग्रीमेंट हो चुके हैं मिडल ईस्ट में, मतलब है कि इसी तरह कोरिया में, लेकिन हमने कोशिश की कि हम अपनी यूथ को मौके देने के लिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ हम एग्रीमेंट करें। सही। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है हमने यूरोप विज़िट की, हम रोमानिया गए, हम पुर्तगाल गए, हम ग्रीस गए और इसी तरह मतलब है कि जर्मनी वालों के साथ हमारे मतलब है कि नेगोशिएशन वगैरह हो गई और इसी तरह जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट फ़ाइनल हो गया, सऊदी अरब के साथ हो गया, अज़रबैजान के साथ इंशाल्लाह फ़ाइनल हो रहा है और इराक़ के साथ हमने किया और इसी तरह माल्टा मतलब वो उसमें हम कामयाब हो गए। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हमारे जो यूथ इलीगल तरीक़ों से ज़ाय हो रही है। सही। क्योंकि हम दो किस्म की चीज़ों को देखते हैं, जो मतलब है कि इलीगल तरीक़ों से जो लोग जाते हैं जी। वहाँ पे उनके साथ जो भी एक्सीडेंट होता है बाउंड्रीज पे, तो उनको भी मतलब हम फिर जब हमें फ़ोन आ जाती है तो OPF के थ्रू, हमारे अपने मिनिस्ट्री के थ्रू हम एम्बेसियों के साथ, एम्बेसडर के साथ रब्ता करते हैं, फिर उनको वहाँ से उठाना, यूनान में वो भी मसले हैं ना, उसमें भी आप लोगों ने कुछ रोल प्ले किया? बिल्कुल। अभी बिल्कुल अभी ये है ना कि ग्रीस में खुद गया था ओके पिछले फरवरी में ओके और वहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल है उनकी जो उनके साथ हमारी मीटिंग हो गई, उनको हमने यही रिक्वेस्ट की कि हमें मतलब है कि मैन पावर के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि हम आपको प्रोफेशनल लोग दे सकते हैं, स्किल लोग दे सकते हैं, तो उस पे वो राज़ी हो गए। ओके। फिर उन्होंने भी मतलब कुछ गिले शिकवे की इलीगल लोगों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे डिटेंशन सेंटरों में जो है ना हमारे कोई 30,000 से ज़्यादा लोग जो है ना इलीगल डिटेंशन सेंटरों में हैं। ओके। तो फिर हमने यही डिमांड किया कि पहले आप इनको लीगल कर दें, ठीक है, और पर ईयर जो है ना कम से कम 15,000
मैन पावर हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, मतलब वो 30,000 का स्टेटस भी लीगल होगा और मजीद बिल्कुल। सालाना 50,000 लोग लीगल तरीके से जा सकेंगे। बिल्कुल। ओके। तो उसमें फिर यूँ ना कि उसमें अभी कुछ अर्सा पहले कैबिनेट से हमारी समरी अप्रूव हो गई ओके। और अभी इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उनकी हुकूमत से उन पर इंशाल्लाह एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा साहिल साहब, ये मैं आपको कता कलामी की मदद चाहूँगा। मैंने इस माहिदे को जो MOU एक प्रपोज हुआ है, हमने रिपोर्ट किया मुल्क भर से और दुनिया भर से जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसकी तफसीलात जानने की कोशिश की कि यूनान और पाकिस्तान के मबैन एक मुआहदा होने जा रहा है जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तानियों को वहाँ पर जब वो वर्क परमिट हासिल करेंगे तो उनको टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा मिलेगा। क्या ये इतला दुरुस्त हैं? बिल्कुल, हमारा मकसद ये है ना एग्रीमेंट का कि वहाँ पे पहले तो ये ना कि अभी आप खुद सोचिए 30,000 लोग बहुत बड़ी बात है जी। 25,000 से ज़्यादा हमारे वहाँ पे लीगल तरीके से पाकिस्तानी रह रहे हैं ओवरसीज़। तो वो 30,000 जब लीगल हो जाए ना तो ख़ुद ब खुद फिगर जो है ना वो 55,000 पे पहुँच जाएगी। ओके। तो हमारे तरफ से अभी कैबिनेट से अप्रूव्ड हो चुकी है। ओके। उनके साथ इंशाल्लाह बस 10% 5% काम रहता है। जब उनके पास फाइनल हो जाए तो खुद ब खुद ये लीगल भी हो जाएंगे। हर साल 15,000 तक इंशाल्लाह हम भेजेंगे भी मुख्तलिफ सेक्टर में। तो इंशाल्लाह ये इसी महीने में हमारी तरफ से पहले वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे कि जल्दी करो क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन आ रहे हैं। ओके। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से हो गया, अप्रूव्ड हो गया, तो इंशाल्लाह अभी हमारी एम्बेसी जो है ना उनके साथ ये तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर दे रहे हैं बिलखुसूस नाज़रीन जो लोग हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, कि पहले भी हमने आपको बताया था कि गैर कानूनी तौर के ऊपर बाहर जाने का सोचना भी बंद कर दीजिए। आप अपनी जमा पूंजी भी इजाज़ करते हैं, जानों से भी आप हाथ धो बैठते हैं। अब वफाकी हुकूमत ने बिलखुसूस वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने काफ़ी एफर्ट्स के बाद, जैसा कि तूरी साहब ने बताया कि उन्होंने फरवरी में विजिट किया, यूनान को कन्विंस किया गया है कि आप 50,000 पाकिस्तानी सालाना जा सकेंगे, लीगल तरीके से यूनान जा सकेंगे, आप काम कर सकेंगे। तो इंसानी स्मगलों के हाथ मत चढ़िए। सर हमें हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, अगर जो लोग यूनान जा सकेंगे लीगल तरीके से, किन किन शोबों में वहाँ पर जाके वो काम कर सकेंगे? इस तरह ना कि वहाँ पे हमने उनको यही मतलब है कि वो दिया है कि वहाँ पे हम IT के लोग भी भेज सकते हैं, स्किल के लोग भी भेज सकते हैं, होटलिंग में हमारे जो मतलब एक्सपीरियंस है लोगों को वो भी भेज सकते हैं। तो हर सेक्टर में अल्लाह का शुक्र है हमारे पास लोगों की कमी नहीं है और लेबर भी भेज सकते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह अभी फ़ाइनल जो है ना इसी महीने इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसके साथ जानना चाहूँगा कि आपकी कोऑर्डिनेशन हो, अगरचे कि आपकी डोमेन नहीं है, वजारत दाखिला FIA मुतहरिक है, जो लोग मुलविस थे इंसानी स्मगलर लोगों को यूनान भिजवाने के अंदर, लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी, लेटेस्ट रिपोर्ट किया है, उसमें किस हद तक कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई डाटा को मालूमात आपके साथ शेयर की गई हैं? इस तरह ना कि एक चीज़ तो यह है ना कि जितनी भी वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं डेड बॉडी की, तो हम OPF के थ्रू मतलब मुख्तलिफ जहाँ से भी मतलब डेड बॉडी हम उधर ट्रांसपोर्टेशन सारे चार्जेस हम देते हैं। राइट। दूसरी बात यह है ना कि वहाँ पे यहाँ पे जो FIA ने जो कार्रवाई की है बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा है जो एजेंट्स हैं। सही। लेकिन मेन चीज़ है ना कि ये काफ़ी नहीं है। ओके। क्योंकि बहुत दो रास्तों से लोग जाते हैं। एक तो यह ना कि उसमें हमारे पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व है जो एजेंट है। ओके। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अफ़गानी भी इन्वॉल्व है। अभी कोई तफ्तान बॉर्डर से हो के ईरान से तुर्की से यूरोप में पहुंच जाते हैं। ठीक। मुख्तलिफ मतलब है कि कंट्रीज़ में जो है ना एजेंट बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है ना कि यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के अभी ज़ायरीन की जो अपने वो एजेंट हैं जी। इराक लोग ज़रात के लिए जाते हैं, फिर वो मतलब वो स्टे करते हैं, यही सलार उनसे पैसे लेते हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हमारे वाले इन्वॉल्व है, उसमें इराकी भी इन्वॉल्व है। ओके। तो हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी इंशाल्लाह अभी फाइनल स्टेजेस में है। ठीक है। अगर वो हो जाए ना तो वहाँ से भी हम इंशाल्लाह 5,000 वर्क परमिट मिल जाएंगे इराक से। ओके। और इसी तरह जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि FIA वालों ने 5 बंदों को पकड़ा, ये काफ़ी है। सही। ठीक है, प्रेशर है जी। इस टाइम पे पकड़ दकड़ शुरू है जी। लेकिन मेन चीज़ है ना कि अभी जो प्रोमोटर्स में 2 नंबरियाँ हो रही है जी वो हमारे पास है। ठीक है। तो अभी हमने तकरीबन 10 लाइसेंस जो है ना वो हमने ब्लैक लिस्ट किए। ओके। और 2 को कैंसिल कर दिया। वेरी गुड। ये वो लोग हैं जहाँ से हमारे कम्युनिटी के लोगों को लेकर जाते हैं, फिर उनके साथ 2 नंबरियाँ करते हैं। ओके। इस तरह आपने एक चेक इन बैलेंस रखा हुआ है कि प्रमोटर्स भी कोई गैर कानूनी काम ना करें और जो करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल किए आपने। बिल्कुल, हमने मतलब कैंसिल किए और अभी मतलब हम उन पर फोकस भी करते हैं
ऐसे लोगों को हम कभी नहीं छोड़ते जो मतलब हमारे लोगों को धोखे और गलत तरीके से बाहर मुल्क को में ले जाते हैं। दुरुस्त। और उसके अलावा हमने जो प्लानिंग की, अभी हम रोमानिया लोग भेजते हैं, पुर्तगाल लोग भेजते हैं, माल्टा लोग जाते हैं और उस पर खर्चे कम आ जाते हैं जो लीगल तरीके से जाते हैं। ओके। जो इलीगल तरीके से जाते हैं आप उनसे खुद पूछें कि उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है हमने 20 लाख पे की है, कोई कहता है हमने 25 लाख पे की है। अभी जो प्रोमोटर लीगल तरीके से लोग जा रहे हैं हमारा उन पे भी फोकस है। वेरी गुड। जो एम्प्लॉयर उनसे जो फीस लेते हैं, कंट्री के जो फीसेस वगैरह होते हैं वो सारे जमा करके ना फिर हम देखते हैं कि वो अपने लिए कितना रखते हैं। ओके। इस तरह कोई भी नहीं कर सकता। अगर लाख 2 लाख मतलब प्रोमोटर लेते हैं तो मेहनत भी करते हैं यकीनन। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर हम उनको समझाते हैं कि इतना ज़्यादा। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने जो कहा कि अगर आप लीगल तरीके से जाएं तो बहुत कम पैसा आपका खर्च होता है। लेकिन एक मसला यहाँ पर है जो आप हमारे नाजरीन की और आवाम की रहनुमाई कर सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, काम उनको आता है। कोई भी पाकिस्तानी किसी न किसी शोबे में महारत रखता है। तो आपकी वजारत ने इस मसले का भी हल निकाला है कि ऐसे लोग जो किसी न किसी काम के अंदर वो प्लस्तर कर सकता है, वो मिस्त्री का काम कर सकता है, वो अगर कोई वो कारपेंटर है, वो मैकेनिक है, लेकिन डिग्री नहीं है, बाहर जाने के लिए डिग्री चाहिए होती है। इस मसले का हल आपकी वजारत ने क्या निकाला है सर? इस तरह है ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ महीने पहले बाकायदा नोटिफिकेशन करके मुझे नेफ्टा का चेयरमैन बनाया। ठीक। और जितना भी मतलब है कि पूरी पाकिस्तान में 4 सूबों में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। दुरुस्त। उसमें यह ना कि हमारे पास कुछ टेक्नीशियन है, कुछ टेक्निकल लोग हैं जिनके पास डिप्लोमा है, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बाहर मुल्क में जा सकते हैं, टेस्ट भी पास कर सकते हैं। हमारे पास वो लोग जो हुनरमंद हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने सीखा है, उनके लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे जो स्किल यूनिवर्सिटी है उनको बाकायदा जो है ना हमारे आर्मी की तरफ से वो चला रहे हैं। तो उसमें ये फ़ाइनल हो गया कि अभी वहाँ से सर्टिफिकेशन उनको मिलेगा। तो कल ये फ़ाइनल हो गया है। तो इंशाल्लाह उसमें उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, हम भी इंशाल्लाह उनको सपोर्ट देंगे। तो नेक्स्ट में सिर्फ सऊदी अरब वो हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे कि हमारी वो लोग जो हुनरमंद थे उनसे प्रैक्टिकली टेस्ट लेके फिर वो मतलब सऊदी अरब जा सकते थे। तो अभी तो हमारा इंशाल्लाह ये मसला हल हो गया, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हुनरमंद हम बेच सकते हैं। ठीक है। हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा हमारे न्यूटेक यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और सुबह में जो है ना हमने UAC की थ्रू जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं, हम बाकायदा जो है ना टेक्निकल कॉलेजों के साथ, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के साथ हम मतलब अभी हम MOU साइन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इंशाल्लाह फिर हम बाहर मुल्कों में भेजेंगे। बहुत खूब सर। एक बहुत से लोगों को शिकायत मसूल हुई थी ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम थे और सिर्फ पाकिस्तानी, उनके जो पासपोर्ट थे वो किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो गए थे, कुछ मसाइल थे। उनके पासपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए आपकी वजारत ने कोई रास्ता निकाला है, मुतलका वजारत से कोई बात हुई है कि उनके पासपोर्ट रिन्यू हो सके? इस तरह ना कि पिछले साल जो है ना बिल्कुल भी ओवरसीज़ की तरफ से ये कंप्लेंट आई थी कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ के पासपोर्ट ब्लॉक है। तो वो 27,000 पासपोर्ट ब्लॉक थे। फिर हमने पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू और इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू हमने कैबिनेट से अप्रूवल ली और अभी उनके बाकायदा मतलब पासपोर्ट क्लियर हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, हर मतलब प्रोविंस से। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। और उसके साथ साथ ओवरसीज़ को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जी। ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी पे मतलब कब्ज़े हो रहे थे, अभी वो भी अप्रूव्ड हो गया इंशाल्लाह कुछ अरसे में, इसी महीने में कैबिनेट से भी अप्रूव्ड हो जाएगी। उनके लिए हम स्पेशल कोड बना रहे हैं। अच्छा। जो 60 डेज़ के अंदर अंदर ओवरसीज़ की जो है ना रेवेन्यू ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी पे फैसला देंगे। ओके। और इसी तरह उनको मतलब कि डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रॉब्लम था, उसका तो बाकायदा हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ने से था कि तो वो मसला भी हल हो गया। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी या वो हाउसिंग सोसाइटियाँ जहाँ पे ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ पे उनके जो मसले मसाइल थे या इनकी अपनी UPF की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें भी हमने काफ़ी मसले हल किए हैं। और जिनके पैसे रहते हैं उन पे भी हम बहुत मतलब तेज़ी से काम कर रहे हैं, चारों सूबों चीफ सेक्रेटरीज के साथ, CM के साथ और IG के साथ। और उसके साथ साथ इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल, उनके ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, ज़मीनों पे उनके अपने रिश्तेदार कब्ज़े करते हैं, तो जितना हो सकते हैं हम कर रहे हैं।
बहुत शानदार, अच्छे इक़दाम हैं आपके। यकीनी तौर के ऊपर इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मसाइल हैं वो हल होंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद खान तूरी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद हम उनसे जानेंगे कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर बिलखसूस सऊदी अरब, इराक, ताजिकिस्तान, जापान, जर्मनी, कोरिया, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं उनकी वजारत ने, और बिलखसूस एक साल के अंदर जो हदफ था स्किल्ड पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए, ताकि वहाँ पर जाएँ, पाकिस्तान का न सिर्फ नाम रोशन करें, वहाँ पे अर्न करें, अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल भी संवारें, बल्कि तरसीलात ज़र भी पाकिस्तान आ सकें, जो हमें ज़र मुबादला की बेपनाह मुश्किलात का सामना रहते हैं। उनका हदफ क्या था, किस हद तक वो अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब रहे, और उसके साथ कुछ पोलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानियों के लिए, जो स्किल्ड पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको ग्रैब करने के लिए उनकी वजारत और उनके मातहत इदारों ने क्या काम किया। तूरी साहब, हम जानना चाहेंगे, ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट का एक अहम मुल्क है, वहाँ पर हमारी इंटरेक्शन उस टाइप की नहीं है, लेकिन कहते हैं वहाँ भी बहुत से मौके हैं। आपने ताजिकिस्तान और इराक के साथ क्या आपने इनिशिएटिव लिए हैं कि वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होने जा रहा है? इस तरह ना कि पिछले साल हमने बाकायदा ये ऐलान किया था कि इंशाल्लाह हम 10 लाख लोग जो है ना बाहर मुल्कों में भेजेंगे ओवरसीज़। तो उसमें फिर ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन अप्रैल की जो फिगर है 9,21,735 लोग जो है ना हम बाहर मुल्कों में भेज चुके हैं। अच्छा, और आपका टारगेट क्या था सर? हमारे 10 लाख था। अच्छा, तो अभी मई और जून का रहता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 10 लाख से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी भी हमारे जो UAC जो पोर्टल का जो वो है वेबसाइट है, उस पर लाख से ज़्यादा जो है ना जॉब्स पड़ी है, जो उसके मुख्तलिफ टाइम पे जो है ना बाकायदा एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसमें प्रोफेशनल लोग फिर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा इस तरह अज़रबैजान के साथ जो है ना 1976 से लेकर आज तक हमारे सिर्फ 400 प्लस लोग जो थे ना लीगल तरीके से वो अज़रबैजान में जो है ना रहते हैं और अपने मतलब बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं। फिर वहाँ पे अभी ILO का जो मतलब कि नया बिल्डिंग जो बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, तो उसमें ILO के हम बाकायदा रुकन है, हमारा मतलब वोट है, तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो हमने उनको सपोर्ट दी। तो सपोर्ट के बदले में हमने उनको यही कहा कि आपकी तरह भी मतलब है कि काफ़ी स्कोप है, तो उसमें मैन पावर में हमारा भी थोड़ा मतलब है कि ख्याल रखें। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अभी इंशाल्लाह 2000 का वादा किया है। ओके। तो इसी जुलाई में इंशाल्लाह हम जाएंगे, एग्रीमेंट तैयार है, तो उसमें इंशाल्लाह पेट्रोलियम में और IT में इंशाल्लाह 2000 बंदी को हमें देंगे। एक्सीलेंट। और इसी तरह इराक जो है ना, इराक हमारे ज़ायरीन से जो ज़ायरीन जाते हैं फिर वो स्टे जो करते इलीगल तरीके से जो रहते हैं, उनसे बहुत तंग आ चुके थे। जी, तो सब जानना चाहूँगा आपसे, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं आज़ाद कश्मीर से लेके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, जिनके प्यारे यूनान जाते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, और बहुत सौ की अभी तक इतलात भी नहीं आ रही। तो लोग बड़े दुख में हैं, आप उनके दुख में बराबर के शरीक होंगे। कुछ उनसे मुतल्लिक आप उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकें, उनके इस दुख में आप शरीक हो सकें। बिल्कुल भी हमारे जो है ना अपने पाकिस्तानी है, बिल्कुल भी उसके सामने हम बराबर के शरीक हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिनने भी हम मतलब है कि उसकी मज़म्मत करे कम है। मेन चीज़ है ना कि इन चीज़ों को रोकने के लिए और रोकथाम के लिए जो है ना हमें काम करना होगा, और उसमें जो है ना हमारी मिनिस्ट्री को भी मतलब रोल अदा करना होगा। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो इंटीरियर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, और बाकी इंशाल्लाह जितना हो सके हम इनको कंपनसेशन की भी कोशिश करेंगे, और साथ ही हमारी जो ओवरसीज़ डिपार्टमेंट है तो उसके ज़रिए इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी ख़र्चा होंगे और कफन दफन का इंशाल्लाह हम वो भी देंगे, और हर घर को इंशाल्लाह हम सही तरीके से जितना हो सके हम डेड बॉडी पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं यही जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जाते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन डिफरेंट उसके ज़रिए से, तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान से बहुत कम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ सिंध से बहुत कम लोग जाते हैं, बिलखुसूस
इंटीरियर सिंध की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से लोग बहुत कम जाते हैं, इस मसले को हल करने के लिए आपकी वजारत ने कोई सलूशन इसका तजवीज़ किया है? इस तरह ना कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, बलूचिस्तान से और नॉर्दर्न एरिया से और सिंध से लोग बहुत कम जाते हैं। वहाँ भी हमने कर दिया कि जब से हम आए हैं तो हमने 263 लाइसेंस जारी किए हैं। उसमें अक्सरियत जो है ना सिंध के लोगों की और बलूचिस्तान की है। पूरी बलूचिस्तान में सिर्फ 2 प्रोमोटर्स थे। अभी हमारी कोशिश थी कि हम बलूच एरिया में भी मतलब है कि 5-10 दे दे और इस तरह पश्तून बेल्ट में भी दे दे। जब वहाँ पे मतलब प्रमोटर आ जाएंगे तो ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह उनकी रेशियो जो है ना ओवरसीज़ में बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ हम अभी इंशाल्लाह अभी नॉर्दर्न एरिया में गिलगित में जो है ना वो प्रोटेक्टर ऑफिस खोल रहे हैं ताकि वहाँ से भी लोग जा सके। एक और चीज़ भी है, इंटीरियर सिंध में या कराची से लोग बहुत कम जाते हैं। मेन चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी कराची की वजह से मिला है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी लोग रोज़गार कर रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो या ईरान से हो, तो उस वजह से वहाँ पे भी लोग काफ़ी बिज़ी हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि बाहर मुल्क में भी ये लोग चले जाएं और हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है GIZ और OPF के थ्रू। वहाँ पे हम मतलब ख़वातीन पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। बलूचिस्तान में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी इंशाल्लाह क्वेटा से हम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे हम छोटी छोटी अखबारों में भी ये ऐड दे रहे हैं ताकि मतलब लोगों में अवेयरनेस आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि बाहर मुल्कों में किस तरह जाना है। वो हम सिंध में भी कर रहे हैं और हम बलूचिस्तान में भी हमने शुरू किया है। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह इसी तरह हम अभी स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि HSC वालों ने हमें कहा है कि हम उसमें इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे और साथ ही साथ आप हमें बिल्डिंग दे दें। तो उस भी इंशाल्लाह इसी महीने हमारी कोशिश है कि जाते जाते ये सारे मतलब एक इशूज़ जो है ना ये मसले मसाइल हम हल कर दें। ओके, तुरी साहब हमें ये ज़रूर बताइएगा, मुख्तर जवाब अगर दे सके आप। सऊदी अरब के अंदर वैसे तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जिनको रोज़गार के मौके मिले हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब के कुछ इलाकों के अंदर कुछ बड़े यूनिक मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसके अंदर हम न्यूम सिटी की बात करें, जो ऐसे उनके बड़े जदीद और बहुत बड़े मनसूबे आ रहे हैं। क्या पाकिस्तानियों को वहाँ पर रोज़गार के मौके हासिल करने के लिए भी कोई आपकी वहाँ बातचीत हुई है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी ऐसे बड़े मनसूबों में जाके काम कर सकेंगे जहाँ से न सिर्फ वो अर्न करेंगे बल्कि उनकी बड़ी लर्निंग भी होगी? इस तरह है ना कि प्रिंस सलमान की जो विजन है 2030, तो उसमें उन्होंने जो मेगा प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, नियोम सिटी है, इसी तरह मदीना मनौरा में वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करना है, इसी तरह जो है ना रिलीजियस टूरिज़म में वो काम करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा बाकायदा विज़िट हो चुका है उनके साथ। पूरी दुनिया में सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है जिसको स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं, तकम्मुल। तो उसके ज़रिए यहाँ से बाकायदा 5-6 हज़ार लोग जा चुके हैं और मुख्तलिफ़ सेक्टरों में काम कर रहे हैं। 200 टेक्नोलॉजी में अब वो काम करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में प्रिंस ने ये भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मैं एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाऊँ। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह उनकी टीम आएगी पाकिस्तान। तो हमने भी उनको ऑफ़र दिया कि आप आ जाएँ, हमारी जितनी भी स्किल यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है वो काम कर रहे हैं, या हमारे जितनी भी मतलब है कि टेक्निकल साइड पे काम हो रहा है, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको मैन पावर देंगे। बिल्कुल सही। तो उसमें इंशाल्लाह कोशिश भी है और सऊदी अरब का नीयत भी ठीक है। तो उन्होंने हमें इंशाल्लाह जो 30% का वादा किया है तो उसके तहत इंशाल्लाह 1,20,000 लोग जाएंगे। ओके, ये तो बहुत ही शानदार खबर है। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तानियों को आने वाले दिनों में इस मंसूबे से भी एक अच्छी रोज़गार के न सिर्फ मौके मुयस्सर होंगे बल्कि उनकी जो लर्निंग है उसमें भी बेहतरी हो सकेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे साजिद हुसैन तूरी साहब से कि पॉलिटिकल हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजकल क्या स्ट्रेटजी है और बिलखसूस इत्तेहादी हुकूमत के साथ उनका एक साल कैसा गुजरा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। तूरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपनी वजारत के हवाले से जो अब तक आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने कंट्रीब्यूशंस की, उस हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात की। अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी सियासी तौर के ऊपर भी आपसे बातचीत हो जाए। हम देखते हैं कि 2008 में मुस्लिम लीग नून आपकी इत्तेहादी जमात बनी थी, लेकिन वो इत्तेहादी या एक जो ताल्लुक था, पॉलिटिकल एक सफ़र था, ज़्यादा देर पर साबित नहीं हो सका था और चीज़ें फिर अलहदगी हो गई थी। लेकिन अब हमने देखा कि अब आप दोबारा, अगरचे कि PDM में आपने शिरकत नहीं की थी, लेकिन वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात के तौर के ऊपर आप आए, वजारतें भी आपको मिली, और ये एक साल मुस्लिम लीग नून के साथ बतौर इत्तेहादी कैसा गुजरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का?
मेन चीज़ है ना कि लीडरशिप का फ़ैसला होता है और लीडरशिप ने जो फ़ैसले करने होते हैं हमने उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अल्लाह का शुक्र है हम इनके इत्तेहादी है और जिस तरह हमने अपने मिनिस्ट्री में काम किया है हमने डिलीवर किया है। उसके अलावा अभी जो चीज़ें मतलब सामने आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन साहब है या हमारी जो को चेयरमैन है जरदारी साहब, हमारी पीपल्स पार्टी जो है ना, अगर आप देखें जब भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत आ जाती है तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया है, हमेशा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बदकिस्मती से जो सैलाब आ गया, सैलाब के बाद सिंध या जनूबी पंजाब या बलूचिस्तान जिन हालात के साथ उनको सामना करना पड़ा, फिर उसमें जो वादी की गई है तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें तो मतलब है कि आपने ख्याल रखना होता है। तो उस सिलसिले में हमारा यही स्टैंड था चेयरमैन साहब का कि बजट में उन्होंने ना सिंध को इतना कुछ रखा था और ना बलूचिस्तान को और ना जनूबी पंजाब को और ना कीपी को, तो उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी मतलब है कि मसला हल हो गया। मीडिया के ज़रिए आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। तो मेन चीज़ है ना कि इत्तेहादियों के साथ चलना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बड़ों के सरपरस्ती में अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह भी मतलब एक साल में हमने डिलीवर किया है पीपल्स पार्टी ने, और जिस तरह चाहे वो मज़दूर की आवाज़ हो या जिस तरह मतलब है कि पेंशन की बात हो या तनख्वाह की बात हो। आपका एक वक्त गुजरा, एक साल का आपने गुजारा और कुछ वजारतों के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी रही। बिलखसूस बात करें वजारत खारजा के खारजा अमूर के लिहाज से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात करें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात करें। आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेगा प्रोजेक्ट्स भी करती है और रिसेंटली भी सिंध और कराची में बड़े बड़े मंसूबे शुरू हुए, लेकिन क्या वजह है कि जब भी माजी करीब की बात करें या बात करें, पीपल्स पार्टी जो बड़े मंसूबे शुरू करती है उनके ऊपर बेज़ाब्तियों के बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, तहकीकात का सामना करना पड़ता है और मंसूबे उसके बाद मंसूबे कई सालों तखीर का शिकार भी होते हैं। इसकी क्या वजह है? इस तरह ना कि मेरी मिनिस्ट्री में 2010-11 में जितनी भी मतलब है कि मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, अभी आप ख़ुद देखें कि वो प्रोजेक्ट जो है ना उसके बाद किसने लॉन्च किया, ना तो मतलब है कि किसी पार्टी ने मतलब इतने बड़े बड़े ना मज़दूर को रिलीफ दिया है, ना मतलब है कि और मतलब कि जितनी भी हमारे वर्कर वेलफेयर की जितनी भी मतलब है वर्कर्स है ना उनको रिलीफ दिया है। अगर रिलीफ दिया है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिया है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा हुआ है 2008 से लेकर 13 तक, फिर उस 13 के इलेक्शन में अगर पंजाब में आप देखें तो तारीख़ में 8 से लेकर 13 तक इतना काम नहीं हुआ जो 8 से 13 तक हुआ है, लेकिन फिर भी पंजाब में हमारा रिजल्ट ठीक नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पंजाब के लोगों को भी पता चला वो प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा और गलत तरीके से कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी तक तो हम मतलब कि जो करप्शन की बात हो रही है, आपने खुद देखा है कि एक केस अभी तक साबित हुआ है। मेन चीज़ ये है ना कि हम मतलब हमारी पार्टी जो है ना वो काम भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी भी 7,500 से ज़्यादा फ्लैट जो है ना वर्कर की वो 2011 और 10 की स्कीम है जो अभी इंशाल्लाह इसी महीने हम वर्कर्स को देंगे। बिल्कुल सही। तो सब ये जानना चाहूँगा, इलेक्शन का माहौल तो कुछ बन गया है। पहले कहा जाता था कि चहमगोइयाँ थी शहर इक़्तिदार के अंदर कि कुछ पता नहीं इलेक्शन कब होंगे, निगरान हुकूमत आई तो वो तूल इख्तियार करेगी और 2024 में जाके इलेक्शन होंगे, लेकिन अब लगता ही है कि कुछ माहौल बन गया है। आपकी इतलात क्या हैं और आपकी पॉलिटिकली आपके ऑप्टिक्स क्या कहते हैं कि जो इलेक्शन है पूरे मुल्क भर के अंदर एक ही दिन जो इंतखाबात करवाने की जो बात थी, क्या वो इसी साल अक्टूबर में पूरी होती दिखाई दे रही है आपको? मेन चीज़ है ना कि अगर आप देखें तो हमारी पार्टी का तो क्लियर मतलब है कि वो मैसेज था। पहले भी हमारे चेयरमैन साहब बार बार कह रहे थे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और वो ये भी कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। तो अभी भी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और बिल्कुल भी मतलब है कि 7 अगस्त या 12 अगस्त के बाद जो है ना हमारा टेन्योर पूरा हो रहा है और असम्बली का जो है ना टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है आइन के मुताबिक फिर तो इलेक्शन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। ओके, उम्मीद है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और आइन के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी भी है। नाज़रीन, आपने वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी का से खुसूसी हमारी गुफ्तगू सुनी और जो सबसे बड़ी हौसला अफजा बात है जो उन्होंने टारगेट अचीव किया, 10 लाख के लगभग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भेजा जो लीगल तरीके से गए, जो ना सिर्फ अपने मुआशी हालात बेहतर बनाने में कामयाब होंगे बल्कि एक मुआशी माहिरीन के मुताबिक 10 लाख अगर नए
पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं जो वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजेंगे। तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर के रेमिटेंस पाकिस्तान आने की उम्मीद है इन सब लोगों की मेहनत की वजह से। तो एक बड़ा स्टेप है और बाकी शुबों के अंदर भी, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज़ काफ़ी काम करी है। तफसीलात आपने सुनी। क्रक्स ये है कि खुदारा गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने का मत सोचिए। अपने आस पास जो लोग हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ही रास्ता अडॉप्ट करें जो कि लीगल वे है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मातहत इदारे हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, उनसे मालूमात लीजिए। बहुत कम खर्चों में आप बैरून मुल्क जा सकेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।